नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ हम आरएसप्री 2024 का जो एक प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में बात कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने अभी तक दोस्तों भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारों की चर्चा पिछले 2 लेक्चर्स में हमने की थी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की जो चर्चा होगी हमारी, वो हमारे भारत के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं दोस्तों, उसके बारे में होने वाली है। औद्योगिक प्रदेश जहाँ हम बात करने वाले हैं औद्योगिक प्रदेश की, तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उसमें हम सिर्फ़ औद्योगिक प्रदेश का ओवरव्यू ही देखेंगे। यानी कोई भी इंडस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो जनरल एक चर्चा होगी उस पे। ठीक है दोस्तों? हम किसी भी मिनरल को टारगेट करके उस मिनरल की जियोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसे दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिनरल से रिलेटेड हमारे इस सिलेबस में एक अलग टॉपिक है, जिसमें आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक, ये 4 महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिन्हें हम एक अलग अध्याय में पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण खनिज इन्होंने अलग ही दे रखे हैं कि ये 4 ही पढ़ने हैं। दोस्तों, हम अगले अध्याय में ये 4 खनिज पढ़ने वाले हैं। आज की जो हमारी चर्चा होगी दोस्तों, उसमें हम मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो हमारे 8 हैं पूरे भारत में, उसकी चर्चा शुरू करेंगे और साथ ही हम उसमें से भी जो हमारे भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसकी कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, जो इसको मैनेज कर रही है, इसके बारे में पढ़ना है और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आएगी। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आपको सबसे पहली जानकारी मैं दिखाऊँगा, वो यही है कि हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत में जो हमारे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, वो कितने हैं? आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए तो उनकी संख्या 8 है। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की संख्या 8 है और उन 8 का नाम हमें मुँह ज़ुबानी याद होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए ज़रा, ये हमारा जो उत्तर वाला है, गुड़गाँव, मथुरा, दिल्ली, मेरठ जो है, गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ, ये एक प्रदेश मुख्य औद्योगिक प्रदेश में शामिल होता है। गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ वाला जो प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश, वो एक मुख्य औद्योगिक प्रदेश में आता है। इसको मुँह-ज़ुबानी याद होना चाहिए कि 8 औद्योगिक प्रदेश आपसे कोई पूछ रहा है, हमको पता है। अब उसके बाद में जो हमारा गुजरात वाला रीजन है, वो एक औद्योगिक प्रदेश में शामिल होता है अलग। एक हमारा बॉम्बे और पुणे वाला जो औद्योगिक प्रदेश है, वो है। उसके अलावा हमारा छोटा नागपुर प्रदेश वाला एक औद्योगिक प्रदेश है। फिर हम इधर थोड़ा-सा जाते हैं, हुगली एक औद्योगिक प्रदेश है। फिर हम ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं तो विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है और थोड़ा-सा तमिलनाडु, केरल और ये जो रीजन है, ठीक है? आंध्र प्रदेश वाला रीजन, इनमें हम देखें तो बेंगलुरु, तमिलनाडु एक इंडस्ट्रियल रीजन हो गया और एक कोल्लम या तिरुवनंतपुरम, ये केरल और तमिलनाडु को मिलाकर एक औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे बनता है। तो ये 8 औद्योगिक प्रदेश दोस्तों आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो अगर आपको पूछ लेगा कि मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन-कौन से हैं और कितने हैं, तो दोस्तों आपको गिनती सिर्फ़ ओवरव्यू होना चाहिए कि 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं और उनका नाम भी आपको पता है। इधर है दिल्ली, मेरठ, ठीक है? गुड़गाँव, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर अपन बात करें तो छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड में, ठीक है? झारखंड एक औद्योगिक प्रदेश हो गया। फिर इधर हम हुगली की बात कर लेंगे, पश्चिम बंगाल।
ठीक है? पश्चिम बंगाल है। फिर विशाखापट्टनम, गुंटूर क्षेत्र आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। फिर इधर जो है हमारा बेंगलुरु और तमिलनाडु वाला रीजन हो गया। फिर इधर केरल और तमिलनाडु वाला रीजन। इस प्रकार से दोस्तों 8 औद्योगिक प्रदेश के बारे में आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको याद रहेगा। बस इतनी जानकारी फ्री के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ औद्योगिक प्रदेश बता दिए, 8 नाम बता दिया। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हम बहुत ही आम इंसान की तरह चर्चा करने वाले हैं। हमारी इस इवोल्यूशन आरएस जो एकेडमी है उसका एक पर्पस यही भी है कि इस तरह से चीज़ों को आसान किया जाए और एक बच्चे की जो समझ है वो किस तरह विकसित हो सकती है और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उस पे ही काम हम कर रहे हैं कि किस तरह से आसानी से समझाया जा सके। तो हमें मुख्य औद्योगिक प्रदेश के बारे में डिटेल से पढ़ना है दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे इसी क्लास में, तो देखने वाले हैं। लेकिन ओवरव्यू लेना भी ज़रूरी है। उससे पहले हमने मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 देखे और इन्हीं 8 के बारे में हमें विस्तृत चर्चा भी करनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लघु औद्योगिक प्रदेश की दोस्तों। लघु औद्योगिक प्रदेश की मैं बात करूँ, तो दोस्तों लघु औद्योगिक प्रदेश हमारे भारत में 13 है। अब यहाँ आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि लघु औद्योगिक प्रदेश तो 13 हैं, जिसमें से राजस्थान का जयपुर और अजमेर जो क्षेत्र है, जयपुर और अजमेर, वो लघु औद्योगिक प्रदेश में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों? तो जयपुर और अजमेर लघु औद्योगिक प्रदेश का हिस्सा है, ये हमें एक चीज़ याद रख के चलनी है। उसके अलावा लघु औद्योगिक प्रदेश में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं, 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें से 1 नहीं होगा और 3 होंगे, उसको एलिमिनेट करना आपके लिए भारी काम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो उस दृष्टिकोण से भी हमें पता होना चाहिए 13 कौन से हैं, तो याद रख लीजिएगा आप, कोई बात नहीं है बड़ी। अम्बाला, अमृतसर, पंजाब वाला जो रीजन है सबसे पहले, फिर इधर जयपुर, अजमेर, फिर इधर नीचे थोड़ा आएँगे तो इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ठीक है? फिर ये इलाहाबाद, वाराणसी, ठीक है? ये जो रीजन है ऊपर वाला नहीं, ये इधर नीचे आएँगे तो इंदौर, देवास, उज्जैन ये हो गया। दुर्ग और रायपुर हो गया, ठीक है? बिलासपुर, कोरबा हो गया, भोजपुर, मुंगेर हो गया, ब्रह्मपुत्र घाटी हो गई, ब्रह्मपुत्र घाटी, असम वाला जो रीजन है, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए आदिलाबाद और निज़ामाबाद, ये हैदराबाद का हिस्सा है, हैदराबाद, तेलंगाना, कोल्हापुर और दक्षिण कन्नड़, उत्तरी मालाबार और मध्य मालाबार, ये जो है ना उत्तरी मालाबार और मध्य मालाबार, ये रीजन है। इस तरह से हमें 13 औद्योगिक प्रदेश जो लघु हैं, उनकी जानकारी भी रखनी है और उसमें राजस्थान का कौन-सा दोस्तों क्षेत्र शामिल होता है, तो जयपुर और अजमेर शामिल होता है, ये हमें एक जानकारी रखनी है। तो ये हमें मुँह ज़ुबानी याद रहना चाहिए कि जयपुर, अजमेर राजस्थान का लघु औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र में शामिल होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 हैं, लघु औद्योगिक प्रदेश 13 हैं दोस्तों और कुछ औद्योगिक जिले भी हैं। औद्योगिक जिले की संख्या कितनी है? तो 15 है। औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो वो उनकी संख्या 15 है दोस्तों और उसमें हमारी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तो कोटा राजस्थान का एकमात्र औद्योगिक जिला है, जो भारत के 15 औद्योगिक जिलों में शामिल होता है। इस तरह से जानकारी अगर आपको है, तो आप एग्ज़ाम में फुल कॉन्फिडेंस होंगे और आप अच्छा भी करके आएँगे। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में 3 हैं, यूपी में 6 हैं, सर्वाधिक किसमें औद्योगिक जिले? किस स्टेट में सर्वाधिक औद्योगिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। कितने हैं? कौन-कौन से हैं? ये बताना चाहिए। लखनऊ है, गोरखपुर है, हमारे सीएम साहब कहाँ के हैं? जो यूपी के हैं, योगी आदित्यनाथ, वो गोरखपुर के हैं।
लखनऊ यूपी की कैपिटल है। आगरा अकबर की एक मुख्य राजधानी या स्थान के रूप में हम कह सकते हैं, वहाँ फोर्ट बने हुए हैं। सब कुछ आगरा का वो मुख्य टेरिटरी जो है, वो अकबर के दिन था। बताइए। तो एक तो गोरखपुर योगी बाबा का नगरी है, एक यूपी की कैपिटल है, एक आगरा अकबर की राजधानी, या हम कह सकते हैं कि उसका एरिया उस समय का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना। कानपुर आईआईटी है कानपुर में। बरेली झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बरेली की बर्फी। इस तरह से ये 6 औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक जिले जो हैं दोस्तों, वो भी आपको इस तरह से याद होने चाहिए। और जो जबलपुर है दोस्तों, जबलपुर हमारे लिए ग्वालियर और भोपाल ये 3 एमपी के डिस्ट्रिक्ट हैं। ये भी औद्योगिक जिलों में शामिल हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो भोपाल, जयपुर और ग्वालियर ध्यान रखिएगा ये भी। इनका हिस्टोरिकल कुछ ऐसा इवेंट हो जो आपको पता हो, उससे भी आप याद रख सकते हैं। तेलंगाना और तेलंगाना में भी हैदराबाद जो है वो रीजन वो शामिल है। राजस्थान का कोटा, महाराष्ट्र का नागपुर, बिहार का पूर्णिया और पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी और उड़ीसा का कटक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको औद्योगिक जिले, मुख्य औद्योगिक प्रदेश और लघु औद्योगिक प्रदेश के बारे में क्या-क्या जानकारी रखनी है आपको समझ में आया होगा। लघु औद्योगिक प्रदेश के बारे में तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का जयपुर और अजमेर जो क्षेत्र हैं, वो राजस्थान के लघु औद्योगिक प्रदेश में शामिल होता है। वहीं हम बात करें कि मुख्य औद्योगिक प्रदेश में राजस्थान का कोई सा भी एरिया शामिल नहीं होता है। औद्योगिक जिले में राजस्थान का कोटा जो क्षेत्र है, वो औद्योगिक जिले में शामिल होता है। औद्योगिक जिलों की संख्या कितनी है? वो 15 है। लघु औद्योगिक प्रदेश 13 है और मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 है। ठीक है? अब हम जो आज की इस चर्चा में बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे सबसे जो पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हो सकता है, जो मुझे लगता है एग्ज़ामिनर की खोपड़ी में क्या बात चल रही होगी और वो क्या करेगा, ठीक है? वो क्या पूछेगा जो, उसकी बात हम थोड़ा करना चाहते हैं। एक हमने मुख्य औद्योगिक प्रदेश देखा था, मुख्य औद्योगिक प्रदेश देखा था, छोटा नागपुर वाला प्रदेश देखा था, जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश में शामिल होता है दोस्तों। छोटा नागपुर प्रदेश जो है दोस्तों, वो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो रीजन है हमारा ईस्टर्न, ठीक है दोस्तों? इस तरह से ये जो हमारा पूरा रीजन है, ये रीजन झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये वाला 2 चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एक तो है कोल और एक आयरन के लिए। और हमारी जो आधारभूत इंडस्ट्री है, उसे हम लौह इंडस्ट्री कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें लोहा काम में आता है। का मतलब आधारभूत इंडस्ट्री के रूप में लोहे की इंडस्ट्री को हम जान सकते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, उसको जान सकते हैं। और भारत में यही एक ऐसा प्रदेश है, और इसके अलावा एक थोड़ा-सा लघु क्षेत्र ये वाला भी है, ये इधर वाला थोड़ा-सा, इसमें भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई है बाद के टाइम में। लेकिन मुख्य रूप से जो जमशेदपुर जो टाटा जी थे, जिन्हें टाटा स्टील हम कहते हैं, टिस्को की स्थापना हुई, टिस्को की। और वो रीजन जो है वो हमारा झारखंड वाला रीजन ही है जहाँ टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। हम आगे पढ़ने वाले, चर्चा करने वाले हैं इस बारे में। तो छोटा प्रदेश हमारे पूरे भारत के लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आती होगी। क्यों है? क्योंकि ये हमारे आधारभूत उद्योग में शामिल होता है आयरन। आपका हर एक छोटा से छोटा जो चीज़ होता है, ठीक है? भले आपका लैपटॉप हो गया होगा, भले आपका चार्जर हो गया हो, कहीं न कहीं उसमें लोहा यूज़ हुआ होगा, ठीक है? आपकी खिड़कियाँ हो गई, हर चीज़ में, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटी हो गई लोहा, ये मान सकते हो आप। तो अब इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, अब हम 2 चीज़ों के बारे में बात करें, तो कोयला मिलता है हमें दामोदर घाटी जो क्षेत्र है, ठीक है? और
झारखंड और उड़ीसा वाला जो रीजन है वहाँ पे कुछ खनिज मिलते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। स्टील प्लांट्स की बात करें तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जमशेदपुर और बोकारो स्टील प्लांट है। फिर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, तो ये आपको दो चीजें दोस्तों यहाँ पे आप याद रख के चल सकते हैं, जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है। वो क्या है कि एक तो आप याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि कौन कौन से प्लांट स्टेब्लिश हुए हैं। एक तो स्टील प्लांट है, ठीक है, और एक जो जमशेदपुर बोकारो में है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। और एक बंडपुर कुल्टी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाले, तो ये प्लांट जो है उनके नाम याद रखिएगा। राउरकेला उड़ीसा में है। आपको दो तीन नाम याद रखने हैं दोस्तों। इसमें आपको याद रखना है कि जमशेदपुर और बोकारो झारखंड में है। बर्नपुर उल्टी दुर्गापुर ये दोस्तों कहाँ है, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों कि बर्नपुर कुल्टी और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है। तो ये छोटा नागपुर प्रदेश जो है औद्योगिक प्रदेश के रूप में, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश मुख्य औद्योगिक प्रदेश में शामिल होता है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश भारत में 8 है, और उसमें से छोटा नागपुर प्रदेश जो है वो कोयला और लोहा के लिए फेमस है। और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील की हैं, उनके नाम कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ स्टेब्लिश है, जैसे जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, झारखंड का है। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर कुल्टी दुर्गापुर है। उड़ीसा में राउरकेला है। ये आपको इसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है। ओके। अब इतनी बात हमारी यहाँ पे, चलो एक स्टेप्स हमने कवर किया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशंस हमें थोड़ी बहुत पता चली अभी तक। इतना ही है ना? इतना ही हमने अभी देखा। ओके। अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएं तो हम और कुछ देख सकते हैं। जो हम बात करें कि हमारे कुछ रीजन ऐसे भी है जहाँ पे हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डेवलप किया। मैंने आपको बताया कि हमारा जो कि वेस्टर्न कोस्ट वाला कुछ रीजन है, और अ, बात कर सकते हैं कर्नाटक, और उसके नीचे का रीजन जो है वहाँ पे भी भद्रावती नदी एक बहती है, भद्रावती नदी करके। के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे भी विस्को की स्थापना हुई थी दोस्तों। विस्को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना दोस्तों 1923 में हुई थी। और ये इसी कंपनी थी पहली जो भारत सरकार के डायरेक्ट स्वामित्व में स्थापित हुई थी। इससे पहले जो कंपनियां स्थापित हुई थी, इसको और टिस्को, ये इसको और इसको जो है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी, यानी किसी एक एंटरप्रेन्योर ने स्टेब्लिश किया था खुद के बलबूते, जबकि विस्को की स्थापना भारत सरकार ने अपने दम पे की थी। अब आज की हमारी जो पूरी चर्चा है दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हम बात करेंगे कि भारत में टाटा जो स्टील कंपनी है या अदर स्टील कंपनी है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और क्या क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है स्टील और आयरन से रिलेटेड कि हम आयरन व स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो भी है इसके बारे में बात करने वाले दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले छोटी छोटी जानकारी आपको मैं इस क्लास में दूंगा, उसको आपको समझ लेना है, वहीं आपकी चीज़ें काम आएगी। एक लेक्चर शायद तक हम और ले पाएँ, उसमें हम यहाँ बता पाएँगे आपको किस प्रकार सूती वस्त्र मिलें स्थापित हुई, और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का हमारे जो कक्षा का चर्चा का विषय रहेगा, वो सिर्फ़ आयरन और कोल सेंट्रिक रहेगा। और इसकी भी हमें जनरल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं कंपनी रिलेटेड बातें करनी है। कौन-कौन सी कंपनी आई, कैसे आई, क्या काम है, कैसे क्या किया, इसके बारे में जानकारी लेंगे।
दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ मैं कि भारत में सबसे पहले तो 1870 में सबसे पहले तो 1870 में एक अंग्रेज़ था, ठीक है? 1870 में एक अंग्रेज़ ने क्या किया कि कुल्टी नामक एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, ठीक है? वहाँ पे एक भट्टी, एक को फर्नेस को डेवलप करके और वो करके मतलब एक भट्टी के आधार बना के ही उस एरिया में सबसे पहले आयरन एंड स्टील को लेकर प्रयास किया था, बनाने को लेकर। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया दोस्तों। तो कुल्टी में सबसे पहला ऐसा प्रयास हुआ था, ठीक है? लेकिन हम उसके बाद की एक बात करें जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में प्रयास हुए, ये तो एक अंग्रेज़ ने उस टाइम एक कीड़ा आया दिमाग में, तो उस टाइम उसने किया होगा, ठीक है? लेकिन कोई दूसरा देश भारत के लिए बड़े स्तर पर प्रयास इस तरह से नहीं करेगा जो आधारभूत उद्योग या आधारभूत इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। क्योंकि आधारभूत उद्योगों का निर्माण तभी होता है या जब हो जाता है, तब हम समझ सकते हैं कि ओवरऑल सोशल यानी सामाजिक विकास भी बढ़ जाएगा, आधारभूत विकास के साथ-साथ हम बात कर सकते हैं आर्थिक विकास बढ़ जाएगा, जनता ज़्यादा लिटरेट हो जाएगी। इसका मतलब ओवरऑल किसी देश की जो आर्थिक ग्रोथ है या जिसे हम कह सकते हैं 2 चीज़ें हैं, एक आर्थिक विकास होता है, एक आर्थिक समृद्धि होती है। आर्थिक समृद्धि भी बढ़ जाएगी और आर्थिक विकास भी बढ़ जाएगा। इसलिए कोई उस समय अंग्रेज यही सोचते थे कि कम से कम इनका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास तो होना ही नहीं चाहिए, वो हमारा ही होना चाहिए। तो उन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं। लेकिन उल्टी में 1870 में एक अंग्रेज ने ऐसा प्रयास किया था छोटे स्तर पर। 1907 में पहली बार क्या हुआ, टिस्को की स्थापना हुई। 1907 में टिस्को की स्थापना हुई। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये टिस्को है जो जमशेद जी द्वारा स्थापित हुआ था, ठीक है? और दोराब जी, इन 2 टाटा भाइयों ने, जमशेद जी और दोराब जी, तीनों ने एस्टेब्लिश किया था दोस्तों इसे। और ये कंपनी किस प्रकार से अपना नाम कमा पाई, एस्टेब्लिश हो पाई या चल पाई, इसकी भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। वो यही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये समय था 1914 का जो रीज़न 14 से 18 का जो टाइम है, उसमें पहला विश्व युद्ध हुआ। पहले विश्व युद्ध में इनको हथियार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोहे की चाहिए थी। रेलवे लाइन बिछानी, ठीक है? तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी लोहा ज़रूरी था। तो टाटा ही एक जैसे प्रोवाइडर थे इंडिया में। अदरवाइज़ क्या होता था, उन रेलवे लाइन के लिए जितना भी लोहा लग रहा था, वो हमें ब्रिटेन से मँगवाना पड़ता। ब्रिटिश कंपनी ने इनका सारा लोहा खरीद लिया। तो टिस्को की चाँदी चमक गई। टिस्को को डेवलपमेंट का एक सहारा मिल गया। इस तरह से टिस्को की डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। अदरवाइज़ अगर ब्रिटिश नॉर्मल टाइम होता, तो ब्रिटिश कभी सपोर्ट करते ही नहीं, खरीदते ही नहीं। एक ही तो संस्था थी जो खरीद लेती। इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भारत में हमारा जो आधारभूत उद्योग है, जिसे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहते हैं या जिसे हम कह सकते हैं कि टिस्को की स्थापना हुई 1907 में, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी एक कंट्रीब्यूट है। हमारे लिए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक अच्छी बात भी साबित हुई है इस तरह से आर्थिक विकास में। टिस्को के बाद में दोस्तों भारत में एक टिस्को कंपनी द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? वो 1923 में हुई थी। सॉरी 1923 में तो विस्को की हुई थी, इसकी 1918 में हुई थी। 1918 में विस्को की स्थापना हुई थी और ये जो है दोस्तों ये जो इसको है, ये इंटीग्रेटेड एक स्टील प्लांट है, जो बर्नपुर पश्चिम बंगाल की हमने बात की थी ना, पश्चिम बंगाल बर्नपुर, वो वहाँ पे स्थापित किया गया। बर्नपुर जो स्थान है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया और वर्तमान में हम बात करें तो ये जो इसको है ISCO is an integrated steel plant in Burnpur, वेस्ट बंगाल एंड सब्सिडियरी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक सेल करके कंपनी है। सेल के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको कि सेल का काम क्या है। सेल का काम यही है कि जो भी सरकार की हमारे पीएसयूज हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में उसका मैनेजमेंट उसको रेगुलेट करने का काम सेल कंपनी करती है। सेल की स्थापना दोस्तों 1973-74 में हुई है। सबसे पहले हम जो बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो बात करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से 1907 में इसको की स्थापना होती है। फिर 1918 में
इसको की स्थापना होती है। इसको वर्तमान में हम बात करें तो ये बर्नपुर वाला जो रीजन था, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे स्थापित हुई थी। वो प्लांट था इसका, इसको का। और ये भारत सरकार के अंडर में आ गई बाद में, जो सेल रेगुलेट करने लग गई, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको रेगुलेट करने लग गया। ठीक है। इसको की स्थापना 1918 में। ठीक है। 2006 में हम बात करें तो इसको वॉज मर्ज इन सेल एंड रीनेम्ड इसको स्टील प्लांट। 2006 में, वर्ष 2006 में इसको जो है वो मर्ज किया गया सेल के अंडर में। अब ये एक छोटी जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये भी है कि ये दो कंपनियां हैं। हमने टिस्को की बात कर ली दोस्तों, इसको की बात कर ली। उसके अलावा एक और कंपनी है जिसकी मैं बात मैं आपको करूंगा। उससे पहले मैं आपको, चलो बात कर लेते हैं इसकी कि वर्ष 1954 में एक स्थापना हुई कंपनी की, जिसका नाम था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, HSL। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दोस्तों, ये कंपनी थी जो वर्ष 1954 में स्थापित हुई थी, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में था। इसका वर्तमान में नाम सेल हो गया, मतलब जो HSL थी वही सेल है। HSL 1954 में स्थापित हुई थी। वहीं जो सेल कंपनी है, सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों, वो 1973 में स्थापित हुई। दोनों कंपनियां क्या संकेत दे रही है कि एचएसएल तो 1954 में स्थापित हुई, और फिर सेल स्थापित हुई 1973 में, और एचएसएल सेल में ही मर्ज हो गई। और इनका काम क्या है दोस्तों? काम हमें पता होना चाहिए कि जो सेल है दोस्तों, 1973 में लॉन्च हुई है। और ये क्या करती है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद खुद में तो सेल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये हमारे स्टील प्लांट जो है, भारत के मेजर स्टील प्लांट भिलाई है, बोकारो है, राउरकेला है, बर्नपुर है, इनको मैनेज करती है। ठीक है। 1976 से मैनेज कर रही है इनको। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही है सेल क्या कर रही है और किन किन प्लांट को मैनेज कर रही है? एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमने टिस्को की बात की दोस्तों। ठीक है। एक तो हमने अ, दोस्तों हमने टिस्को की बात की थी, एक तो हमने बात की थी दोस्तों टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। फिर दोस्तों हमने 1918 में इसको की स्थापना की थी। फिर दोस्तों एक विस्को की स्थापना हुई है 1923 में। एक क्रम याद रखिएगा दोस्तों। इसको जो है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये भद्रावती कर्नाटक जो रीजन है, यहाँ पे स्थापित हुई थी। ठीक है। और ये संयंत्र जो है कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, केमानगुंडी है, ये इसमें लोह अयस्क जो क्षेत्र है, आयरन इंडस्ट्री जो है बाबा बुदन, एक पहाड़ियां जहाँ आयरन मिलता है। ठीक है, क्वालिटी का आयरन मिलता है यहाँ पे। और चूना पत्थर और मैग्नीज, देखो चूना पत्थर क्या होता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में दोस्तों, जो भी अशुद्धियां होती है उसका निष्कर्षण करने के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। राजस्थान में जैसे गिरिल बादरेस हो गया, ये रीजन हो गया, तो इनमें से चूना, सॉरी, गिरिल बादरेस कहाँ बता रहा हूँ मैं, सानू लाइमस्टोन जो एक रीजन है जैसलमेर में, सानू, सॉरी, सानू लाइमस्टोन की बात करें तो सानू लाइमस्टोन दोस्तों जो राजस्थान में है, वो पूरे एशिया में नंबर 1 जगह है वो, जहाँ से चूना निकलता है। रोज 10 टन 20 टन, सॉरी, 10,000 टन 20,000 टन सोना वहां से, सोना क्या, चांदी, सॉरी दोस्तों, चूना निकलता है। तो चूना पत्थर जो होता है, वो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक अ, सहायक के रूप में काम आता है। क्या करता है? शुद्धियों को निष्कर्षित करता है, पहली बात। दूसरी बात, मैग्नीज, मैग्नीज भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम आ रहा है। आयरन को स्टील बनाने के लिए मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। असल में ये दोनों क्षेत्र यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कोयला नहीं है। देखिए आप, कर्नाटक का जो रीजन है, वहाँ पे कोयला नहीं है, चूना पत्थर मैग्नीज है। मैंने बताया कि ये जितनी भी हम इंडस्ट्री दोस्तों पढ़ रहे हैं अभी, उसके बारे में एक जानकारी आपको बता दूं कि ये इंडस्ट्री होती है जहाँ पे इनकी लोकेशन होती है। कभी भी ये इंडस्ट्री डेवलप होगी दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या होती है इनकी, जो परिवहन की कॉस्ट होती है। कोई भी सामान जो है दोस्तों, तो भारत में कोयला यहाँ मिल रहा है और लोहा यहाँ मिल रहा है,
ठीक है? या लोहा यहाँ नहीं मिल रहा है और सिर्फ़ कोयला मिल रहा है, तो उनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है वो बहुत बढ़ जाता है, कोई कंपनी इतना रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए अ, जहाँ तक संभव हो जाए कोयला और लोहा दोनों आस-पास मिल जाएँ, जो हमारे झारखंड की स्थिति है ऐसी, तो कंपनियों के लिए सुविधा हो जाती है, कंपनियाँ उन क्षेत्रों में ही ज़्यादा डेवलपमेंट कार्य करती है। लेकिन कर्नाटक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो स्टील है वो अच्छी ग्रेड का बनता है, आयरन भी अच्छी ग्रेड का है, तो वहाँ पे हमने एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और सबसे पहले हमने क्या किया, वहाँ के आस-पास के जंगलों की लकड़ी जला के भी हमने काम ऐसा किया और कोयला पैदा किया और उसको ईंधन के रूप में यूज़ किया। बाद के समय में जो हमारा जॉब हॉल है, उससे जल विद्युत परियोजना चलाकर हमने वहाँ से जल विद्युत लेके करंट की सप्लाई बहुत ज़रूरी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, तो करंट यहाँ से हमें मिल गया। कैसे? ठीक है दोस्तों, तो कोल का सब्सिडरी ये चीज़ बन गई यहाँ पे जल विद्युत जोग जलप्रपात, विस्को के लिए। इस तरह से काम चलता है। अब आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि आपको टिस्को और विस्को के बारे में सुना आया होगा और साथ ही आपको एचसीएल क्या था और सेल क्या है, ये भी समझ में आया होगा। अब आपको एक जानकारी जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो यही है, कोई भी आपसे दोस्तों ये पूछे जानकारी, बहुत ही सीक्रेट जानकारी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? कोई सीक्रेट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत में एक तो ये वाला जो रीजन हो गया, झारखंड वाला, पश्चिम बंगाल वाला रीजन, उड़ीसा वाला रीजन, ठीक है? ये रीजन जो है, वो कोयला और आयरन के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे सिर्फ़ आयरन मिलता है, यही रीज़न है। जहाँ पे इंडस्ट्री भी डेवलप हुई आयरन एंड स्टील की, याद रखिएगा। ये कौन-सा है? कर्नाटक। ये कौन-सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड है, ठीक है? उड़ीसा है, ये आप याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता के बाद हमें एक जानकारी लेनी है कि स्वतंत्रता के बाद द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना 1952 से 56 के बीच में चली थी। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, इसमें भारत सरकार ने कृषि आधारित उद्योग पे ज़्यादा जोर दिया। कृषि पर उद्योग कृषि और इन पे ज़्यादा जोर दिया क्योंकि इस समय हम जल्दी से आज़ाद हुए थे और आज़ादी के बाद एकदम हम इतने बड़े डिसीज़न नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, खाने को अनाज नहीं था। हम कृषि पे ही ज़्यादा फ़ोकस करने वाले थे और वो लाज़मी भी था। फिर हमने कुछ विदेशी सहयोग लेके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इस्पात के संयंत्र स्थापित किए, स्टील इंडस्ट्री डेवलप की और ये संयंत्र कहाँ-कहाँ किए? तो राउरकेला ओडिशा में किया, भिलाई छत्तीसगढ़ में किया, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किया। ये 3 स्टील इंडस्ट्री जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुई थी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है दोस्तों? और इनका अभी सेल जो है वो मैनेजमेंट देखता है। राउरकेला ओडिशा सॉरी राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। और आप क्या जानकारी चाह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे? ये जानकारी आप लीजिएगा कि हमारे भारत में सेल जो है वो भिलाई का, राउरकेला का, दुर्गापुर का और बोकारो का मैनेजमेंट देख रहा है और भिलाई जो स्टील प्लांट है दोस्तों, भिलाई छत्तीसगढ़ में इसको सोवियत यानी रूस के सहयोग से हमने एस्टेब्लिश किया। किस-किस की सहायता लगी हमें? राउरकेला वाला जो है हमारा, उसको जर्मनी के सहयोग से, ठीक है? राउरकेला ओडिशा, दुर्गापुर हमने, ठीक है? दुर्गापुर वाला हमने किससे किया? ये ब्रिटेन के सहयोग से हमने एस्टेब्लिश किया। बोकारो वाला हमने रूस के सहयोग से किया। ये चारों स्टील प्लांट जो सेल रेगुलेट कर रहा है और इनको किन-किन देशों की सहायता से हमने बिल्ड किया, कब-कब किया, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है? ओके। भारत में कुछ लौह इस्पात कारखाने हैं, उनकी अवस्थिति देख सकते हैं हम और किस नदी के किनारे हैं, ये भी हम अगर आप चाहो देख ही सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले लौह इस्पात के कारखाने बताए थे मैंने आपको कि पहला कारखाना 1870 में और 74 में उसने कुछ काम किया होगा। उल्टी पश्चिम बंगाल में 1870 में एक अंग्रेज की औलाद ने वहाँ पे स्थापना की थी स्टील इंडस्ट्रीज़ के कारखाने की। फिर 1907 में सांगची झारखंड जो स्थान है, जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना कर ली।
हीरापुर पश्चिम बंगाल में एक 1908 में भारतीय लो इस्पात कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक है? ये 1900 मेरे हिसाब से इसको की बात कर रहा है, तो 1800 हो गई, 1918 में होगी। ठीक है? भद्रावती में विस्को की स्थापना हुई थी। फिर बर्नपुर पश्चिम बंगाल में 1907 में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये तो हमने देखा ही नहीं था। ये वाला हीरापुर वाला तो हमने देखा ही नहीं था। हीरापुर वाला पश्चिम बंगाल वाला इसको की स्थापना है शायद। 1 सेकंड रुकिए आप, ठीक है? 1 सेकंड इसको थोड़ा-सा हम चेक कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। ज़रा देखिएगा आप। बर्नपुर ओके, ये कुछ नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा, बर्नपुर और हीरापुर जो रीजन है, वो इसको के रेगुलेशन में ही था और इसको की स्थापना कब हुई तो हमें वो ध्यान रखना है। इसको की स्थापना कब हुई थी? इसको की स्थापना 1918 में हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक है? बाकी आप कुल्टी वाला देख सकते हैं 1874 लिख रखा है, लेकिन कुल्टी वाला 1870 में एक्चुअल में और एक चलना शुरू हुआ 1874 में। आपको जो दे दोनों साथ नहीं देगा दोस्तों। 1874 दें, 1874 सही करिएगा, 1870 अगर एग्जाम में आए तो सही करिएगा। सांची वाला झारखंड में टाटा साहब ने टिस्को की स्थापना की है, ये टिस्को है और ये 1918 कर लीजिए आप, 1918, 1918 पश्चिम बंगाल में है टिस्को। फिर भद्रावती कर्नाटक में आप देख लीजिएगा विस्को। ठीक है? इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री ऑफ आयरन एंड इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद क्या-क्या किया हमने, वो भी हमने देख लिया है। ठीक है दोस्तों? और आज टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया, न्यूज़ीलैंड और जो फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे भी अपने कारखाने एस्टेब्लिश करके चला रही है दोस्तों। ठीक है? इस तरह से तो ये भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जानकारी आपको बता दूँ मैं कि एग्ज़ामिनर आपसे दोस्तों पूछे यहाँ पे कि जो हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें कौन-कौन से कारखाने स्थापित हुए थे? भिलाई हुआ था, राउरकेला हुआ था, दुर्गापुर हुआ था। एक बोकारो जो है स्टील प्लांट, वो दोस्तों आपकी थर्ड पंचवर्षीय योजना में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ है। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई ये हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। याद रखिएगा, आशा करता हूँ याद रखेंगे आप। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, जिसमें हम बात करें तो विजाग इस्पात संयंत्र है, आंध्र प्रदेश में विजयनगर है, कर्नाटक में सलेम है या सेलम है, इसको सेलम बोल दो आप। तो ये सेलम जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है? ये दक्षिण भारत के कुछ कारखाने जो ईयर प्लान जो है, 5th ईयर प्लान जो है, उसमें एस्टेब्लिश हुए हैं। अब लोहे के कुछ कारखाने हैं दोस्तों, उसकी भी हम अगर बात करना चाहें जो अंतिम कड़ी है हमारी आज के इस अध्याय की और उसके बारे में हम आज बात करते हैं कुछ और, तब तक हम बात बताते हैं आपको कि कारखानों का नाम और साथ ही उनकी लोकेशन देख सकते हैं आप। तो जो हमारा जमशेदपुर है, जमशेदपुर रीजन झारखंड में आता है, टाटा एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो इसको मैनेज करता है और ये 2 नदियाँ हैं, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, उसके किनारे पर है। बर्नपुर भी हमारे जो रीजन है ये कहाँ है? बर्नपुर झारखंड पश्चिम बंगाल रीजन है उसमें है कॉमन। दामोदर और बराकर नदियों से ये पानी लेता है। ठीक है? बर्नपुर पश्चिम बंगाल में हम कहते हैं वैसे, याद रखिएगा। ठीक है? भद्रावती इसको पश्चिम बंगाल में डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों?
तो आगे की चर्चा हम करते हैं। भद्रावती की बात करिएगा, जमशेदपुर आप झारखंड में रखिएगा और भद्रावती आप कर्नाटक में रखिएगा, दुर्गापुर आप पश्चिम बंगाल में रखिएगा, ठीक है? राउरकेला आप उड़ीसा में रखिएगा, भिलई आप छत्तीसगढ़, ठीक है? इस तरह से आप याद रखिएगा। बिलासपुर हो गया, बोकारो उड़ीसा में, विशाखापट्टनम, केरला के खाने हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा। तो इस तरह से ये रीजन्स भी आपको पता होना चाहिए कहाँ-कहाँ लोकेशन है इनकी और साथ ही जो आयरन इंडस्ट्री थी दोस्तों, उसके बारे में एक मेजर जो ओवरव्यू था वो हम ले चुके हैं। एग्जामिनर इससे अंदर नहीं पूछेगा और ना ही आपको पढ़ना है। आपको बता दूँ कि आज की इस चर्चा में हमने दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमारी सूती मिल्स और उसकी जानकारी बची है। एल्यूमीनियम इंडस्ट्री का ओवरव्यू बचा है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, लेकिन उसके बारे में हम शायद ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएँगे, तो वो कल की क्लास में हम सूती और एल्यूमीनियम और साथ ही अलाइड जो भी सेक्टर है, के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।